नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। ओपीडी पर भरी और इसी आशा के साथ आपका स्वागत करता हूं कि आप जहां कहीं से भी इस कक्षा से जुड़े हैं वहां पर बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपनी इन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतरीन तरीके से स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे जो है लगातार अपनी क्षमता के अनुसार आप कंटिन्यू लगातार बने रहें और साथ में चलते रहेंगे। तो लीजिए मित्रों, जैसा कि अंतिम कक्षा में हमने देखा कि हमने व्याकरण कोटियों को लेकर बात की, जिसमें लिंग, वचन, पक्ष को लेकर हम बात कर रहे हैं। और अंतिम कक्षा में हमने पक्ष मतलब कि क्रिया के जितने भी चरण या सोपान होते हैं, क्रिया किन किन चरणों से होकर गुजरती है, उनसे संबंधित जितने भी उसके चरण हैं, उन चरणों को, उनकी प्रकृति, उनकी परिभाषा और तमाम उदाहरणों के माध्यम से पुष्ट करते हुए हमने उसको समझने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप उन्हें भली भांति समझ पाएंगे। तो इसी के साथ मित्रों, व्याकरण कोटियों के अंतर्गत जो आने वाला एक बिंदु है परसर्ग, उसको भी लेकर हम आज यहां पर बात करने जा रहे हैं। जैसा कि थंबनेल के हिसाब से यहां पर आपको जो है जानकारी प्राप्त हो रही होगी कि आज का हमारा बिंदु जो है वो परसर्ग रहने वाला है। अब परसर्ग को लेकर जैसा कि अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में इस बिंदु को लेकर अलग अलग नाम दिए जाते हैं, जैसा कि मैं आज की इस कक्षा में आपको बताने जा रहा हूं कि किस टाइप से इसके नाम जो है आपके सामने जो है वो निकल कर आते हैं। तो देख लीजिए, इस कक्षा का आगाज करते हैं परसर्ग नामक इस पॉइंट को हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि वाकई में परसर्ग किस हिसाब से जो है वो कार्य करता है। तो देखिए, परसर्ग में मैं आपको बताना चाहूंगा, इस कक्षा का आगाज करते हैं और हम बात करते हैं परसर्ग को लेकर कि जिस तरीके से अलग अलग जगह पे आपको इस बिंदु के अलग अलग नाम मिलते हैं। कहीं आपको परसर्ग के नाम से इस पॉइंट को जाना जाता है, कहीं पर कारक चिन्हों को लेकर यहां पर जो है बात की जाती है और कहीं पर इसको विभक्ति से भी जो है वो पहचाना जाता है। तो ये अलग अलग नाम जो है आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं और कहीं ना कहीं भ्रांति हो जाती है, संदेह उत्पन्न होता है कि क्या ये टॉपिक यही है या कोई और दूसरा है, या परसर्ग कोई और है, कारक कोई और है। तो मित्रों, मैं बताना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि ये तीनों ही बिंदु जो है वो एक है। परसर्ग कहें, कारक चिन्ह कहें, आप विभक्ति कहें, ये तीनों ही अपने आप में एक ही है। इस बात से आप बड़ी बातें ध्यान रखें कि ये कारक के ही नाम है जो अलग अलग तरीके से आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं। ध्यान रहे, कारक का जो शाब्दिक अर्थ होता है मित्रों, कारक का कार्य करने वाला, कार्य करने वाला, कारक मीन्स कार्य करने वाला। उसे हम देखते हैं अलग अलग टाइप से यहां पर कि किस तरीके से करता है, ठीक है ना, करने वाला। और ये इसके अलग अलग नाम है, परसर्ग, कारक चिन्ह या विभक्ति, ये अलग अलग तरीके से आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं। तो ध्यान रहे, ये तीनों ही अपने आप में एक ही है, ठीक है। अब हम चलते हैं आज के इस परसर्ग को लेकर, कारक चिन्हों को लेकर और विभक्ति को लेकर, इन तीनों को ही हम अलग अलग दृष्टिकोण से न समझकर एक साथ में समझते हैं कि ये तीनों एक ही हैं और इस बिंदु की स्टेप बाय स्टेप इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान रहे मित्रों कि व्याकरण कोटियों में जो व्याकरण कोटि है उसमें हमने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लिंग पढ़ चुके हैं, कारक आज हम पढ़ने जा रहे हैं, पक्ष पढ़ लिया है, उसके बाद लिंग, वचन और परसर्ग हमारा कंटिन्यू और वचन भी हम पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से ये जो व्याकरण कोटियां हैं उनका एक एक टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं और आज हमारे पास नया बिंदु जो परसर्ग से रिलेटेड है, कारक चिन्ह कहें या विभक्ति कहें, ठीक है मित्रों। तो लीजिए, यह है परसर्ग, कारक एवं विभक्ति चिन्ह। इसको हम समझने का प्रयास करेंगे, इसके प्रकारों को समझेंगे, इसकी परिभाषा को समझेंगे और प्रकृति के हिसाब से समझेंगे कि किस प्रकार से ये व्याकरणिक दृष्टिकोण से कार्य करता है। तो देखिए, परसर्ग, कारक शब्द का अर्थ क्या है, करने वाला या कार्य करने वाला, ठीक है ना। करने वाला जो है, कारक कौन है इसका, ठीक है ना। तो ये इसका शाब्दिक अर्थ रहता है। कारक का यदि आपके समक्ष कोई भी जो
अगर कोई शब्द अर्थ पूछ ले कारक का वाक्य में शाब्दिक अर्थ क्या है, ध्यान रहे सिक्योर इस टाइप से भी बनते हैं। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाले में इस प्रकार का मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि जहां से शीर्षक शुरू होता है वहां से प्रश्न बनने के आसार बहुत ही ज्यादा रहते हैं। तो कारक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, करने वाला, जो कार्य कर रहा है, ठीक है ना, उसे हम क्या कहेंगे, कारक क्या है इसका, ठीक है। परंतु व्याकरण में यह एक पारिभाषिक शब्द है। क्या है, एक पारिभाषिक शब्दावली के नाम से इसको जाना जाता है। अब इससे इसकी परिभाषा को समझेंगे किस तरीके से कार्य करता है। देखो, संज्ञा या सर्वनाम जिस रूप से उसका संबंध, संज्ञा या सर्वनाम का कोई भी जिसके रूप का संबंध जो है वो जो वाक्य है उसके अन्य शब्दों के साथ, वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्द या पद, विशेषकर क्रिया। मित्रों, मैंने क्रिया में आपको बताया था कि क्रिया के बिना जो है किसी भी वाक्य की कल्पना नहीं की जा सकती। तो यहां पर भी हम देख रहे हैं कि क्रिया से संबंध, संज्ञा या सर्वनाम के शब्द के रूप में जो संबंध है वो वाक्य के अन्य शब्द अर्थात क्रिया के साथ विशेषकर, ठीक है ना, इसके साथ प्रकाशित होता है, उस रूप को क्या कहते हैं, हम कारक कहते हैं। आपका संज्ञा या सर्वनाम का जो भी शब्द का रूप है उसका क्रिया के साथ विशेषकर और अन्य शब्दों के साथ में भी किस रूप के रूप में उसका जो है प्रकाशन हो रहा है वो अपने आप में कारक कहलाता है। समझना है इस कंसेप्ट को, बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करना है कि जो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्द विशेषकर क्रिया के साथ वो किस प्रकार से जो है वो प्रकाशित होता है वो अपने आप में कारक कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, कारक 8 प्रकार के गिनाए गए। कारक कितने प्रकार में, पूरे 8 प्रकार के रहते हैं। तो इन 8 प्रकारों को यहां पर समझेंगे हम, जैसा कि यहां बताया गया, देखो, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इस प्रकार से ये 8 कारक है करने वाले। अब अलग से क्रिया के साथ में या अन्य वाक्य में जो अन्य शब्द हैं उनके साथ उनका संबंध किस प्रकार से प्रकाशित होता है वो अपने आप में कारक कहलाता है। हम वाक्य की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रकृति होती है, उसको समझते हैं। वाक्य में 2 शब्द, चाहे वो क्रिया हो, चाहे वो कर्म हो या क्रिया के साथ कर्ता हो, 2 शब्द वाक्य की रचना जब होती है मित्रों, तो ध्यान रखना कि 2 शब्द अधिकतम उनकी जरूरत पड़ती है। किसी भी वाक्य का निर्माण करना है तो 2 शब्द का होना बहुत ही जरूरी होता है, चाहे वो कर्ता हो, क्रिया हो, कर्म हो, क्रिया हो। मैंने आपको बताया कि क्रिया के बिना कभी भी जो है वाक्य की कल्पना नहीं हो सकती है। क्रिया का तो होना हो ही है, हो लेकिन क्रिया हो, कर्म हो और क्रिया के साथ में कर्म हो, तो भी वो वाक्य जो है स्वीकार रहेगा। लेकिन यदि क्रिया नहीं है तो उस वाक्य की कल्पना हम नहीं कर सकते। तो यहां पर मैं आपको यही समझाने जा रहा हूं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्द विशेषकर क्रिया के साथ किस प्रकार से वो प्रकाशित होता है वो अपने आप में कारक कहलाता है। तो इस प्रकार से 8 कारक यहां पर निकल कर सामने आते हैं जो गिनाए जा सकते हैं। अब सबसे पहले है कर्ता। कर्ता जो है अपने आप में क्या है, कारक है। क्या है ये, कारक है। और इनके जो विभक्ति चिन्ह होंगे वो किस टाइप से रहेंगे, जो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। जैसे कि कर्ता, तो कर्ता ने, को या से, अलग अलग तरीके से ये कार्य करेगा, ठीक है। फिर है कर्म। कर्ता ने, कर्म से, अब को या से, ये इसके विभक्ति चिन्ह रहेंगे। फिर करण एक साधन के रूप में कार्य करता है, तो यहां पर जो है करण से, करण के द्वारा या से, ठीक है। फिर संप्रदान के लिए, के वास्ते या के निमित्त। फिर है अपादान। अपादान मतलब कि से और पृथकता का भाव, पृथकता का भाव। फिर है संबंध का, के, की, रा, रे, री
या ना, ने और नी, ये इसके विभक्ति चिन्ह मतलब कि किस कंडीशन में किस तरह की कारक के विभक्ति चिन्ह जो वो कार्य कर सकते हैं। हम अलग अलग प्रकार से इसको देखेंगे कि कौन सा कारक किस प्रकार से कार्य करता है, उन्हें उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल ये विभक्ति चिन्ह आपको पता होना चाहिए, एक बेसिक तरीके से आपको पता होना चाहिए किस कारक का कौन सा चिन्ह रहेगा। फिर देखिए अधिकरण में पर संबोधन है ओ, तो इस टाइप से ये इसके विभक्ति चिन्ह है जो जो है निकल कर सामने आता है कि कौन सा कारक किन विभक्ति चिन्हों के आधार पर जो वो कार्य करता है। अब देखिए, अब हम देखते हैं इसका कि कर्ता, कर्ता किसे कहेंगे, मीन्स जो क्रिया को करने वाला, क्रिया को क्रिया करने वाला जो है अपने आप में क्या कहलाएगा, कर्ता कहलाएगा। फिर कर्म, कर्म मीन्स शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है, क्रिया जो कार्य करेगी उस शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है वो अपने आप में क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है। ठीक है ना। फिर के द्वारा अर्थात किसके द्वारा जो है वो कार्य वहां पर जो है वो हो रहा है। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्रिया के साधन का बोध होता है, क्रिया के साधन का बोध होता है, अर्थात क्रिया के साधन का बोध। फिर है संप्रदान, संप्रदान मतलब कि किसके लिए कार्य। फिर अपादान, पृथकता का भाव मतलब कि जुदा होने का बोध। जुदा होने का बोध, जुदा होने का बोध। फिर संबंध बताना है, काके की रारे री। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि संबंध का बोध होना। फिर है अधिकरण, अधिकरण का मतलब होता है आधार का बोध, आधार का बोध किस बेसिस पे है, आधार क्या है उसका। फिर संबोधन, संबोधित होने का भाव, संबोधित होने का भाव। इस तरह से हम देखते हैं कि ये कारक जो है वो किन विभक्ति चिन्ह और उनका जो मुख्य कार्य होता है वो किस बेसिस पे कार्य करते हैं। इस प्रकार से ये 8 कारक है और 8 कारकों के विभक्ति चिन्ह के आधार पर मैंने यहां पर एक स्टार्ट का एक आपको परिचय दिया कि कौन सा कारक जो है वो किस तरीके से उसके जो मुख्य आधार है वो क्या रहेगा, किस बेसिस पे वो कार्य करता है, किस आधार पे वो कार्य करता है। देखने से फिर आगे चलते हैं।
इस तरह से यहां पर हमने कुछ परिचय पता किया। अब हम चलते हैं एक एक कारक को लेकर और उसके उदाहरण और परिभाषा के माध्यम से उसको समझने का प्रयास करते हैं। अतः अब हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है यहाँ पर एक एक कारक जो वो कार्य करते हैं और इसकी प्रकृति के हिसाब से उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो, संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध क्रिया या दूसरे शब्दों से बताने के लिए उनके आगे जो शब्द या अक्षर चिन्ह जुड़ जाते हैं उन्हें विभक्ति चिन्ह कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे शब्दों के साथ में ज्ञात करने के लिए जो अक्षर या शब्द हम जोड़ते हैं वो अपने आप में क्या कहलाते हैं? विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं। ये बात हम यहाँ पर इससे पहले मैंने बताया था आपको कि कर्ता की कारक किस तरीके से कार्य करेंगे उनकी विभक्ति चिन्हों के आधार पर, या संज्ञा या सर्वनाम की जो रूप है उसमें वाक्य में अन्य प्रयुक्त शब्द है उनके साथ में संबंध बताने के लिए हम जिन अक्षरों को उनके आगे जोड़ते हैं वो अपने आप में विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं। ये परिभाषा हम देख चुके हैं। अब हम चलते हैं आगे कर्ता कारक को लेकर कि कर्ता कारक किस तरीके से कार्य करेगा। तो देखिए, किसी क्रिया को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। देखो, किसी भी कार्य को, क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला, इसलिए जिस शब्द से क्रिया करने वाले का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता। कार्य जो कर रहा है वो क्या है? अपने आप में कर्ता, सब्जेक्ट, मतलब कि जो कार्य को अंजाम देता है वो अपने आप में कर्ता कारक है, वो कार्य को करने वाला, ठीक है ना। नए को से, अब ये नए को से जो इसकी विभक्ति चिन्ह है वो किस आधार पर कार्य कर सकते हैं उनको हम देखने का प्रयास करते हैं। एक उदाहरण है यहाँ पर, कर्ता कारक कैसे कहेंगे? संज्ञा पत्र लिखती है। संज्ञा पत्र लिखते, मतलब कि संज्ञा जो है वो लिखने का कार्य करती है, किसको? पत्र को, ठीक है। अब देखिए, इस कारक के अधिकांश प्रयोग में कोई विभक्ति नहीं लगती है। ध्यान रखना, कर्ता कारक में अधिकांश क्या होता है? अधिकतम, मैक्सिमम ही होता है कि कोई विभक्ति चिन्ह जो है वो उभर कर सामने नहीं आता है, गुप्त रहता है। परंतु कुछ वाक्यों में नए को से विभक्ति चिन्ह कर्ता कारक का बोध कराता है। कुछ, अधिकांश में तो इसके जो भी विभक्ति चिन्ह है वो उभर कर सामने नहीं आता है, लेकिन कुछ वाक्यों में नए को से जो है विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखो, जैसे अभी पति को बहुत दूर जाना है, अभी पति को बहुत ही दूर जाना है, तो इसमें पथिक जो है वो कार्य करने, अंजाम देने, मतलब कि क्रिया जो दूर जाने की क्रिया है वो किसके द्वारा होगी? कर्ता के द्वारा। अर्थात यहाँ पर कर्ता कारक कार्य करता है और यहाँ पर कोई विभक्ति का प्रयोग हुआ है, उसके बेसिस पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये तो एक सामान्यतः चीज है। अब देखिए, असमर्थता का भाव प्रकट करने के लिए कर्ता कारक के आगे से विभक्ति चिन्ह लगता है। ध्यान रखना, जहां पर भी असमर्थता, मतलब कि जब कोई कार्य नहीं कर पाता, समर्थ नहीं होता है, किसी कार्य को अंजाम वो नहीं दे सकता है, ऐसी स्थिति में उसका बोध कराने के लिए जो कारक चिन्ह मिलते हैं उसके लिए से विभक्ति का प्रयोग होता है। ध्यान रखना, यहाँ पर नए को से, कर्ता कारक के लिए मैंने आपको 3 विभक्तियां बताई है, नए, को और से। इसमें मैं आपको से को विशेष तौर से बता रहा हूं कि से विभक्ति का प्रयोग असमर्थता का भाव जहां पर भी रहेगा, असमर्थता का भाव, वहां पर जो है से विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कि देखो, थकान के कारण अब बच्चे से आगे नहीं चला जाता, ठीक है ना, बच्चे से आगे नहीं चला, मतलब कि कहीं ना कहीं वहां पर जो है असमर्थता का भाव आ रहा है। तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि बूढ़े आदमी से खाना नहीं खाया जाता। इस तरीके से आप देख रहे हो कि ये पे असमर्थ है, वो क्रिया को अंजाम देने में असमर्थ हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में से का प्रयोग होगा। ध्यान रहे, जहां पर भी असमर्थता भाव का बोध हो वहां पर से विभक्ति कार्य करती है, किसमें? कर्ता कारक में। अब देखिए, परंतु ये सभी अपवाद स्वरूप है, एक अपवाद के रूप में जिसको हम देख रहे हैं, अर्थात यहां पर कर्ता कारक को हम आगे देखते हैं। एक बार इसे देख ले, आप आगे देखने का प्रयास करते हैं। इसको देख ले, ये कुछ विशेष कर्ता कारक की, इसको आप विशेष तरीके से पढ़ लें और इसकी प्रकृति है और ये कहां नए को से के साथ में किस तरीके से
असमर्थता के साथ में, और एक साधारण कर्ता कारक किस तरह से कार्य करता है उसको आप देख लें। इस तरीके से यहाँ पर कर्ता कारक का परिचय हमने देखने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप इस परिचय को समझ पाए होंगे। आगे चलते हैं उसी कर्ता कारक को कंटिन्यू, कि जब क्रिया सकर्मक एवं भूतकाल में हो। देखो क्या कहा, सकर्मक। सकर्मक क्रिया मतलब कर्म के साथ, जहां पर भी क्रिया के साथ में कर्म उपस्थित होता है, कर्म के साथ में क्रिया जब होती है तो वो सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल रहता है। और साथ में भूतकाल हो, जो क्रिया बीत चुकी है, हो चुकी है, अगर दोनों कंडीशन साथ में रहेगी तब कर्ता के साथ नए विभक्ति। मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जहां पर असमर्थता का भाव का बोध हो वहां पर से विभक्ति कार्य करती है कर्ता कारक में, और जहां पर यहाँ पर भूतकाल भाव का बोध हो, ठीक है, वहां पर नए विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कि देखिए, गरिमा ने खाना बनाया, गरिमा ने खाना बनाया, और सुरेश ने खाना खाया। अक्षय ने रोटी अक्षय ने गरीबों में खाना बांटा। इस तरीके से देख सकते हैं कि यह सकर्मक क्रिया भी है और भूतकाल की भी सेंटेंस है ये, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा नए विभक्ति का प्रयोग होगा। तो देखिए दो बातें देखने के सामने आती है कि यदि असमर्थता का भाव का बोध होता है तो वहां पर कर्ता कारक में से विभक्ति का प्रयोग होता है अधिकांशतः, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले हमने ये भी देखा कि कर्ता कारक के अधिकांश वाक्यों में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन कुछ में नए को से विभक्ति चिन्ह है जो कर्ता कारक में कार्य करते हैं और वो हमारे सामने नजर आते हैं। और उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से असमर्थता के भाव का बोध होगा वहां पर जो है से विभक्ति लगेगी, और वहां पर सकर्मक का प्रयोग होगा, ठीक है। एक कुछ एग्जाम्पल के हिसाब से भी हमने यहाँ पर इसको जो है पुष्ट करने का प्रयास किया है। फिर देखिए कुछ और कंडीशन में कि होना, पढ़ना और चाहिए, ठीक है ना, क्रियाओं वाले वाक्यों में कर्ता के साथ को विभक्ति। अब देखो नए को भी देखा, को से को भी देखा, और को विभक्ति कहां पर, जैसे कि होना, पढ़ना चाहिए, इस तरह के जब सेंटेंस के लास्ट में क्रियात्मक जो शब्द अगर निकल कर साथ में आते हैं क्रिया के अंत में, वाक्य के अंत में, तो वहां पर कौन सी विभक्ति लगेगी, को। तो देखो यहां पर तीनों ही कंडीशन बन रही है, मैंने आपको बता दी। यदि असमर्थता का बोध हो, असमर्थता के साथ में जो है से विभक्ति, सकर्मक और भूतकाल कंडीशन में यहां पर निर्विभक्ति, और होना, पढ़ना चाहिए के साथ में जो है को विभक्ति। इस तरीके से ये नए को से तीनों ही विभक्ति जो वो कार्य कर रही है, और इन्हें हम अलग अलग प्रकार की प्रकृति, परिभाषा और उदाहरणों के माध्यम से पुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए देखिए कि को विभक्ति देखो, गुरुजी को अब आराम करना चाहिए, महावीर को प्रतीक्षा करनी पड़ी, ठीक है ना। और हम देख सकते हैं कि जैसे कि चाहिए, उसे कम से कम 10 रन तो बनाने चाहिए, ठीक है ना।
तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इन उदाहरणों के माध्यम से देखते हैं कि जहां पर भी आपको पढ़िए पढ़ना होना, अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो वहां पर जो है पूर्ण विभक्ति प्रयोग में आएगी। तो इस तरीके से कर्ता कारक जो है वो कार्य करता है, ठीक है ना। अब देखिए हम कर्ता कारक को और कुछ विशेष तरीके से देखने का प्रयास करता है कि जैसे कर्ता कारक को ज्ञात करने हेतु कौन किससे किसमें आदि शब्द जोड़कर प्रश्नवाची वाक्य आदि शब्द जोड़कर प्रश्नवाची वाक्य बनाए और उसका उत्तर ज्ञात करें तो वह कर्ता कारक होगा। तो वह जो है कहीं ना कहीं यदि आप कौन किससे किसने अगर ये आदि शब्दों का प्रश्नवाची वाक्य बनाते हैं तो उसका उत्तर ज्ञात करेंगे तो वह कर्ता कारक जो है वो होगा। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से वो होगा। जैसे कि कौन स्कूल गया, कौन स्कूल गया, किसने खिलाया। इस तरीके से देख सकते हैं कि ये अगर सेंटेंस देखें और इसके उत्तर को प्राप्त करें तो हम देखते हैं कि वो कर्ता कारक जो है वो निकलकर सामने आते हैं। उसे हम इस तरीके से कर्ता कारक को पहचान सकते हैं। देख लें इसे, फिर आगे चलते हैं। इस तरीके से हमने देखा यहाँ पर कि कर्ता कारक को हम किस प्रकार से जो है अलग अलग ये कौन किससे और किसने प्रश्नवाची वाक्य बना सकते हैं और उसका जो भी उत्तर है वो अपने आप में कर्ता कारक को प्राप्त कर सकता है। इस तरीके से अब हम यहाँ पर कर्ता कारक को समझने के पश्चात हमने देखा कि किस किस तरीके से ये नए को और से विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करते हुए यहाँ पर हम कर्ता कारक की पहचान जो है वो कर सकते हैं। अब है उम्मीद है कि यहां पर आप कर्ता कारक को पहचान पाए होंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं कर्म कारक को लेकर। किसको? कर्म कारक को लेकर। तो देखिए कर्म कारक में शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है, देखो मैंने क्या कहा कि कर्म, कर्म किसे कहेंगे कि जहां पर भी क्रिया का प्रभाव जिस पर भी पड़े वो अपने आप में क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। देखो कहा कि शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। ऑब्जेक्ट, अपने ऑब्जेक्ट जो होगा वो। ओके, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा है? ने, ठीक है ना, उस ने, ठीक है। तो शब्द के जिस रूप से क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं और कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होगा अपने आप में? ने। ओके, उसके द्वारा, ठीक है। और देखिए अनेक बार कर्म कारक चिन्ह ने गुप्त रहता है, मतलब कि अधिकांश ये होता है कि जो ने जो है आपको कर्म कारक से संबंधित वाक्यों में हमेशा गुप्त रहेगा। ने उभर कर सामने नहीं आता है अधिकांशतः वाक्यों में।
पर यदि कर्म कारक शब्द सजीव है तो उसके साथ को विभक्ति लगेगी। ध्यान रखना, मैंने आपको इससे पहले न के साथ को भी बताया था। यदि सजीव है, यदि सजीव मतलब कि जीव है तो उसके साथ को विभक्ति लगेगी, और यदि कर्म कारक शब्द निर्जीव है तो उसके साथ कोई विभक्ति नहीं लगेगी। ध्यान रखना कि सजीव है, यदि सजीव है तो उसके साथ कोई विभक्ति लगेगी, और निर्जीव है, अपने आप में वो निर्जीव है, बिना जीव के है तो उसमें कोई विभक्ति नहीं लगती है। सब निर्जीव है तो उसके साथ कोई विभक्ति नहीं लगेगी। तो ये कर्म कारक की बात कर रहा हूं, सजीव है तो कोई विभक्ति लगेगी और निर्जीव है तो कोई विभक्ति नहीं लगेगी। ठीक है ना। तो क्या होता है कि कर्म कारक के वाक्यों में यहां पर आपको विभक्ति चिन्ह जो वो देखने को नहीं मिलते हैं। ओके, तो देखो मोहन आम तोड़ता है, बात क्या हो रही है कि अनेक बार यहां पर कर्म कारक, कर्म क्या है, मोहन आम तोड़ता है मतलब कि आम, तो आम ये है। अब यहां पर क्या है कि ये तो निर्जीव है तो उसके साथ में आपको शब्द जो है वो विभक्ति चिन्ह जो वो नहीं दिखेगा। लेकिन यहां पर देखिए, ग्वाला गायों को चराने खेत में जाता है। अब गायों को ग्वाला करता है, चराने खेत में ले जाता है, ठीक है ना, वो उसकी क्रिया है। और गाय जो है यहाँ पर कर्म है, अर्थात गाय एक सजीव है, तो यहां पर कोई विभक्ति लग रही है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि न या को दोनों ही विभक्ति कर्म कारक में करते हैं, लेकिन अधिकतर जो है यहां पर आप देखेंगे कर्म कारक के सेंटेंसेस में, वाक्यों में आपको विभक्ति चिन्ह देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन को विभक्ति भी अपने जब कार्य करती है कर्म कारक में, तब यदि सजीव है तो को विभक्ति होगी और निर्जीव है तो को विभक्ति नहीं होगी। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए और भी कर्म कारक को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हम आगे चलते हैं, कर्म कारक को और अच्छे से ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए हम बात कर रहे हैं कर्म कारक की। कर्म कारक को ज्ञात करने हेतु यदि हम क्या या किससे, क्या किससे शब्द जोड़कर प्रश्नवाची वाक्य बनावें और उत्तर ज्ञात करें, उत्तर ज्ञात करें, तो वह कर्म कारक होगा। जैसे क्या खाया, किस किससे किसको पहचानता है, किसको होगा यहां पर, किसको किसको पहचानता है, क्या खाया, तो इनका जो उत्तर निकल कर आएगा वो अपने आप में कर्म कारक का रहेगा। किसका रहेगा, कर्म कारक का एग्जाम्पल जो है वो मित्रों रहता है, कारक का उदाहरण रहेगा। इस तरीके से देख लें, इसे फिर आगे चलते हैं।
जैसे एक सेंटेंस देख लेते हैं हम इसके उदाहरण को कि अनुराग बिल्ली को भगाता है। किसको भगाता है? तो बिल्ली को भगाता है। इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को निकाल कर यहां पर कर्म कारक की जो है वो पहचान कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, देखने से फिर आगे चलते हैं। आसानी से आप देख पाए होंगे। अब अंतिम है आपके करण कारक। करण कारक को यहां पर समझेंगे हम कि किस तरीके से यहां पर करण कारक जो है वो कार्य करता है। एक साधन के रूप में इसका बोध होता है, साधन के रूप में, या कह सकते हैं कि क्रिया का साधन। किस किस माध्यम से क्रिया का जो है वो अंजाम हुआ है, यहां पर उसको देखेंगे। जैसे कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध होता है वह करण कारक रहेगा। मतलब किस साधन के माध्यम से जो वो क्रिया संपन्न हुई है। तो देखिए, जैसे शिकारी बंदूक से जानवर मारता है। किससे? शिकारी बंदूक से जो है वो जानवर मारता है। मैं कलम से लिखता हूं। कुछ स्थितियों में करण कारक का विभक्ति चिन्ह से लुप्त रहता है। जैसे दूधो नहाओ, जैसे दूधो मतलब दूधो के साथ ही से सम्मिलित हो गया और वहां पर जो है वो गुप्त रहते हुए भी कहीं ना कहीं अंदर नहीं आता है, लेकिन उसका साधन क्या है उस क्रिया का, ठीक है ना। तो गुप्त रहते हुए भी से की भावना वहां पर निकलकर सामने आती है, लेकिन वो से यहाँ पर ऐसी कंडीशन में गुप्त ही रहेगा। ठीक है ना। पूतो से फलो, ठीक है ना, पूतो से फलो। अब ये से जो गुप्त है यहाँ पर, पूतो फलो, दूधो नहाओ पूतो फलो। लोकोक्ति का उदाहरण, मोहन इस तरह गुमसुम क्यों रहता है। अब इस तरह से गुप्त रहेगा और यहाँ पर निकलकर सामने आंसर आएगा। इस तरीके से हम समझ सकते हैं इसको कि कर्ण कारक किस तरह के साधन, क्रिया के साधन के रूप में कार्य करता है। अब देखिए, यदि आप कर्ण कारक को पहचानना चाहते हैं, अगर कर्ण कारक के उत्तर तक जाना चाहते हैं, तो ध्यान रखें कि किससे शब्द जोड़कर प्रश्नवाची वाक्य बनावे। जो भी आपके सामने उत्तर आएगा वो अपने आप में कर्णवाचक जो है कारक का एग्जाम्पल रहेगा। देखा ना, किससे काटा, किससे प्याज को काटा, तो हम कहेंगे चाकू से। इस तरीके से इसको देख सकते हैं कि किससे लगभग चाकू से प्याज को काटा। तो हमारे पास ये क्या हो गया, साधन हो गया। क्या हो गया, साधन। और साधन के रूप में जो है यहां पर करण कारक कार्य करता है। तो किससे शब्द लगाकर प्रश्नवाची वाक्य लगाकर हम जो है यहां पर जब उसका उत्तर आएगा तो वो एक साधन के रूप में प्रयुक्त होगा। और से की भावना यहां पर निकल कर आती है, जिसके आधार पर हम देखते हैं कि अधिकांश वाक्यों में यहां पर से जो है वो गुप्त रहता है, लेकिन कुछ वाक्यों में यहां पर से उभर कर सामने भी आता है। और किससे एक जो शब्द है उसको जोड़कर यदि हम कोई प्रश्नवाची वाक्य बनाए और उसका उत्तर प्राप्त करें तो वहां पर वो साधन के रूप में कार्य करेगा और कर्ण कारक का एग्जाम्पल रहेगा। देख लें इसे, फिर आगे चलते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि मोहन ने किससे पत्र लिखा। तो प्रश्नवाचक आ गया और उत्तर आ गया यहां पर कलम से। किससे? कलम से। इस तरीके से हम यहां पर साधन के रूप में कर्ण कारक के एग्जाम्पलों को पहचान सकते हैं। तो इसलिए मित्रों, आज हमने उपसर्ग, विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह के आधार पर तीनों को ही
एक समरूपता से देखने का प्रयास किया कि तीनों ही बिंदु, चाहे इनके नाम अलग अलग है, लेकिन ये एक ही बिंदु का रूप है। फिर हमने कारक को देखा कि कारक की परिभाषा क्या रहेगी या कारक शब्द का अर्थ क्या रहता है। फिर कारक किस तरीके से कार्य करते हैं इसकी परिभाषाओं के आधार पर देखने का प्रयास किया, और कारक के भिन्न 8 प्रकारों को, उसकी विभक्ति चिन्ह और उसका परिचय एक सामान्य परिचय के साथ देखने का प्रयास करते हुए तथा कर्म और कर्ण कारक की प्रकृति, उसकी परिभाषा और उदाहरणों के माध्यम से उसको पुष्ट करने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आज के ये जो सेंटेंसेस है, ये जो कारक है, 3 कारक और इसके कारक का जो परिचय था वो आपको भलीभांति समझ पा रहे होंगे, और आज की कक्षा आपके लिए बेहतरीन रही होगी। तो लीजिए मित्रों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। जब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार।